हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे में? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था सोलेनोइड, एक ऐसा स्ट्रक्चर कि जिसमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉन्सेंट्रेटेड मिलता है बीच वाले रीजन में, और उसी से हमारी जो छोटी छोटी एप्लीकेशंस वगैरह होती थी वो सॉल्व हो पाती थी। हमारी दो रिक्वायरमेंट होती थी वहां पे। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड मिलना चाहिए जो बीच का जो चैम्बर है वहां पे, और दूसरा वो वेरिएबल भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो हमने कैसे पाया, वो सारी चीजें हमने कैसे अचीव की? तो एक सोलेनोइड बना के। सोलेनोइड होता क्या है? बस तार को ऐसे सर्कल में लपेटते जाओ तो जो रचना बनेगी हेलिकल स्ट्रक्चर, उसी को बोला जाता है सोलेनोइड। उसकी एप्लीकेशन बहुत सारी है। उसी तरह अगर वही सोलेनोइड को बच्चों अगर आप ऐसे ऐसे सर्कल में रोटेट कर देते हो, मोड़ देते हो, तो जो रचना बनती है उसको बोला जाता है टॉरॉइड। बच्चों, टॉरॉइड जिस तरह से सोलेनोइड बहुत ही बड़ा एकदम यूजफुल स्ट्रक्चर है, उसी तरह टॉरॉइड भी एक बहुत ही यूजफुल स्ट्रक्चर होता है हमारे लिए। यस और नो? अगर मैं उसका एग्जाम्पल दूं कि कहां पे टॉरॉइड यूज होता है, हाँ, पहले तो ये देख लो कि ऐसा होता है टॉरॉइड। जहां जहां पे आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो कहीं ना कहीं टॉरॉइड है। यस और नो? और जिस तरह से सोलेनोइड होता है ना, उसी तरह इसका भी रोल यही होता है कि वो मैक्सिमम फील्ड प्रोवाइड करे। कहां पे? बीच वाला जो सेक्शन होता है ना, जो हेलिकल जो बीच वाला सेक्शन बनता है उसके अंदर। यस और नो? तो ऐसी रचना को बोला जाता है टॉरॉइड। यस और नो? तो ऐसा स्ट्रक्चर जहां जहां पे आपको दिखाई देगा वो होगा टॉरॉइड। पहला एग्जांपल तो मैं दे दूंगा आपको, एसएमपीएस। बच्चों, एसएमपीएस जो भी होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, कहां देखोगे इसको? तो आपका जो सीपीयू है ना, वहां पे पीछे लगा होगा। हमारा जो सीपीयू बना होता है उसके अंदर, सीपीयू मतलब कि जो कैबिनेट है उसके अंदर मदरबोर्ड लगता है, प्रोसेसर लगता है, रैम लगती है, ग्राफिक्स कार्ड लगता है, सारी चीजें लगती है, हार्ड डिस्क, डीवीडी प्लेयर, सारी चीजें आप वहां पे अटैच करते हो। क्या आपको पता है कि सारे कंपोनेंट क्या अलग अलग वोल्टेज पे काम करते हैं? उनका करंट का रेटिंग भी अलग अलग होता है, लेकिन हम तो अप्लाई करते हैं सिर्फ 240 वोल्ट, है कि नहीं? लेकिन वहां पे हार्ड डिस्क को ड्राइव करना है तो 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। अगर आपको वहां पे सीपीयू का जो ऊपर कूलिंग फैन लगा होता है उसको रोटेट करवाना है तो उसके लिए आपको 3 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। कोई अंदर ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जिनको 3.5 वोल्ट चाहिए, किसी को 5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पे हर एक की डिमांड अलग अलग होती है। ये सुनो, जो सारे कंपोनेंट वहां पे लगे होते हैं, सबसे ज्यादा हार्ड डिस्क को यूज होता है क्योंकि हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक ड्रम होता है, तो उसको रोटेट करवाने के लिए 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम करंट चाहिए यहाँ पे। यस और नो? अगर आपने हार्ड डिस्क देखे तो उसके ऊपर उसके रेटिंग भी लिखे होंगे, वहां से आप पता लगा सकते हो। खैर, अभी जो जमाना है वो बदल चुका है। अभी धीरे धीरे वो हार्ड डिस्क वाइप अप होती जा रही है और उसकी जगह ले रही है एसएसडी। एसएसडी स्टोरेज, सॉलिड स्टेट डिवाइस स्टोरेज। ये सुनो, एसएसडी स्टोरेज, जैसे हमारा मेमोरी कार्ड होता था उसको एमएमसी बोलते हैं, वैसे ही हमारे पास एसएसडी स्टोरेज का जमाना आ गया है। ये सुनो, अभी ड्यूअल हार्ड डिस्क आती है। अगर आपने लेटेस्ट लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा तो उसमें बोला जाता है कि 240 GB एसएसडी स्टोरेज और उसके साथ 1 TB का ये मैग्नेटिक स्टोरेज। ये सुनो, जो हमारी जो ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो हम यूज करते हैं वो मैग्नेटिक स्टोरेज, उसमें मैग्नेटिक ड्रम होता है, वो रोटेट करता है और उसके साथ एसएसडी स्टोरेज भी प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि अभी के लिए अगर देखने जाओगे, फ्लिपकार्ट पे सर्च करोगे एसएसडी स्टोरेज, तो उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। 240 GB की हार्ड डिस्क आपको 2800 से लेके 3400 के बीच में मिलेगी, और उतनी ही प्राइस में अगर आप मैग्नेटिक स्टोरेज लेने जाओगे तो आपको 1 TB का स्टोरेज मिल जाएगा। ये सुनो, तो कहीं ना कहीं एसएसडी थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन उसके पीछे का मेन जो पर्पस है ना, जो एसएसडी क्यों यूज करना है, वो है स्पीड। एसएसडी स्टोरेज में कुछ राइट करना है या रीड करना है तो वो बहुत ही जल्दी रीड हो पाता है, बहुत ही जल्दी राइट हो पाता है। सोचो, ये एप्पल वाले क्यों आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं देते हैं? सोचा है कभी? सर, प्राइस ज्यादा लेते हैं ना। अरे, प्राइस से उसको क्या लेना देना? एप्पल, सर, एप्पल एप्पल है। एप्पल ना अपनी जो सारी चीजें होती है ना वो स्टैंडर्डाइज रखता है। अरे भैया, समझ सकते हैं, लेकिन क्यों मेमोरी कार्ड के कार्ड स्लॉट का वो प्रोविजन नहीं करता है? क्यों हमें इनबिल्ट स्टोरेज वाली सिस्टम ही लेनी पड़ती है? कहीं ना कहीं स्पीड मैटर्स अ लॉट। बच्चों, आपके मोबाइल में जो इनबिल्ट स्टोरेज होता है ना, वो एसएसडी स्टोरेज बोल सकते हो। जितनी स्पीड वहां पे मिलती है ना, उतनी स्पीड आपको मेमोरी कार्ड में भी नहीं मिलेगी।
ये सुनो, वो एमएमसी स्टोरेज या ईएमसी स्टोरेज बोला जाता है इसको, ठीक है। तो उसमें भी उतनी स्पीड नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं किसी एप्लीकेशन को रन करवाना है ना, तो उसके लिए स्टोरेज में से वो इंफॉर्मेशन फैच कितनी स्पीड से होती है ना, वो भी मैटर करता है। एप्पल के फोन लैग नहीं करते क्योंकि उसकी रैम, उसका स्टोरेज, सारी चीजें वेल कॉन्फ़िगर्ड मैनर में होते हैं। उसका प्रोसेसर, सारी चीजें वेल कॉन्फ़िगर, उसकी उनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, वो उसी के लेवल पे डिजाइन होती है, मतलब कि उसके जो हार्डवेयर है ना, उसी को ध्यान में रख के डिजाइन होती है, इसीलिए वो कभी लैग नहीं करता है। ये सुनो सर, हमारा तो फोन लैग करता है। अरे भैया, नॉर्मल वे की बात करता हूँ हमारे, लेकिन हमारे फोन जो नॉर्मल एंड्रॉयड आते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना हार्डवेयर कुछ अलग रखते हैं, प्राइस कम करने के लिए उसमें जोलमाल कर लेते हैं, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर ना यूज करके मीडिया टेक का प्रोसेसर, चीप लेवल का प्रोसेसर यूज कर लेते हैं, और फिर वहीं पे वो हैवी एंड्रॉयड को ऑप्टिमाइज किए बिना उसमें अपेंड करवा देते। तो एक साल नहीं हुए कि वो स्लो हो जाएगा। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी आपका स्टोरेज फुल होने लगता है ना, तो वैसे वैसे आपकी जो मोबाइल की फंक्शनिंग की स्पीड है ना, वो भी कम हो जाती है, मतलब कि वो अपने आप स्वैप मेमोरी नहीं बना सकता है, ठीक है। टेम्पररी वो जगह नहीं बना पाता है, उसको सिकुड़ के रहना पड़ता है, इसीलिए वो स्टोरेज ना खुल के मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, नहीं तो डिटेल में जाएंगे ना तो बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा, और हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक टॉरॉइड है, ये सुनो। लेकिन फिर भी समझ लो, तो सिकुड़ सी जाती है, तो उसको ना खुल के ऑपरेट करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, मतलब कि वो उसको उतनी जगह ही नहीं मिलती है कि वो खुल की फ्रीली होके काम कर पाए, ये सुनो। और जब भी वो फ्रीली होके काम नहीं कर पाएगी, तो आपको वहां पे लैग 100% नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं कई बार होता है कि 3 GB की रैम है, लेकिन मोबाइल पूरा भरा पड़ा है, या सुनो, उसकी 32 GB का स्टोरेज, आज के जमाने में 32 मतलब कि कुछ काम का ही नहीं है भाई, एटलीस्ट मिनिमम 64 तो लेना ही पड़ता है, या सुनो। 32 अभी नहीं चल पाएगा, या सुनो, अभी जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ रहा है तो ऐसे 32 नहीं चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं जब भी आपका स्टोरेज फुल हो जाता है, तब भी आपका फोन स्लो हो जाता है। उसके पीछे का रीजन यही होता है कि जो फैच करना है ना इंफॉर्मेशन, उसमें भी स्पीड चाहिए, या सुनो, उसमें भी स्पीड चाहिए। हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, ठीक है। खैर, आ जाओ टॉरॉइड के ऊपर। तो वहां पे अभी तो नए जमाने की नई हार्ड डिस्क मार्केट में आ रही है, और इसीलिए बहुत सारी ऐसे ब्रांडेड कंपनीज है जो कभी भी आपको एक्सटर्नल स्टोरेज अटैच करने की परमिशन नहीं देती है। जैसे कि एप्पल है, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज मतलब कि मेमोरी कार्ड अटैच करने की परमिशन नहीं देता है, वहां पे स्लॉट ही नहीं प्रोवाइड करते वो लोग। उसके पीछे का रीजन यही है कि उनके सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स है, वो उसके लिए कॉन्फ़िगर किए गए हैं उनके हार्डवेयर के लिए, ठीक है। वो प्री कॉन्फ़िगर्ड है, उनको ऑप्टिमाइज किया गया है उनके हार्डवेयर को रन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं दे डोंट वांट कि स्पीड कम हो जाए। आप कहीं पे आपके मेमोरी कार्ड कनेक्ट करो और कुछ कॉपी कर रहे हो, और उसमें आपको ऐसा लगे कि उनका फोन हैंग हो रहा है, कुछ लैग जैसा दिख रहा है, वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए ना वो हमेशा, उनको पता है कि इनबिल्ट स्टोरेज जो भी होता है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि वो स्पीडीली, क्योंकि सारी ओएस वहीं पे लोड होती है। आप YouTube पे सर्च करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे, जिसमें कंपैरिजन है कि अगर मैं डायरेक्टली विंडोज की बात करूं, तो विंडोज को अगर मैं मैग्नेटिक जो अपनी ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क है उसके ऊपर हम बूट करवाए, और ये एसएसडी स्टोरेज के ऊपर लोड करके उसको बूट करवाए, दोनों में कितने टाइम का डिफरेंस आएगा, या सुनो, आप समझ सकोगे। वहां पे 15 सेकंड में आपकी पूरी हार्ड डिस्क मतलब कि पूरी ओएस लोड हो जाएगी, और वहां पे 2 से 2.5 मिनट लगेगी उसको पूरी तरह से लोड होने में, अगर वो आप ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क यूज करते हो। तो जमाना धीरे धीरे स्पीड की ओर आगे बढ़ रहा है, या सुनो। खैर, हमें हमारा वो काम नहीं है, हमारा समझने का काम ये है कि एसएमपीएस जो इसके ऊपर हम अटके थे, एसएमपीएस एक ऐसा डिवाइस है जो हर एक डिवाइस को, मतलब कि अंदर जो सारे पुर्जे लगे हैं ना, हार्ड डिस्क है, रैम है, प्रोसेसर है, उन सबको ड्राइव करने के लिए जो उनको पोटेंशियल चाहिए, उनको जो करंट चाहिए, वो उनके हिसाब से वो डिवाइड करके देता है, जैसे ना, इसीलिए उसको बोला स्विच मोड पावर सप्लाई। और जब भी स्विच मोड पावर सप्लाई की बात आती है ना, मतलब कि वहां पे 240 वोल्ट आप देते हो, लेकिन वही वोल्टेज डिवाइड करना पड़ता है 12 वोल्ट में, 2.3 वोल्ट में, या 3.7 वोल्ट में, 5 वोल्ट में, मतलब कि 240 को डिग्रेड करना पड़ता है और अलग अलग वोल्टेज डिवाइड करके देने पड़ते हैं, यस और नो। तो यहां पे कहीं ना कहीं 240 में से 5 वोल्ट, 240 में से 12 वोल्ट, 240 में से 3.7 वोल्ट, वो कैसे होते होंगे?
अरे वो छोड़ो, आपके मोबाइल का चार्जर है। कभी आपने ये सोचा है कि मोबाइल की बैटरी का पोटेंशियल तो 3.7 वोल्ट का है। आपके मोबाइल में जो बैटरी लगी है वो तो 3.7 वोल्ट के पोटेंशियल की है। और आप जो चार्जर लगाते हो उसके वो सीधा चार्जर जब भी कनेक्ट करते हो तो वो चार्जर के अंदर तो 240 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा, लेकिन आपकी बैटरी तो 3.7 वोल्ट पे ही चार्ज होगी। तो ये 240 में से 3.7 कैसे हुआ? सर डीसी भी तो कन्वर्ट हो ना, वो अलग बात है। एसी टू डीसी तो कन्वर्ट होगा ही होगा क्योंकि आपकी बैटरी डीसी है, लेकिन उससे पहले यह सोचना पड़ता है कि ये 240 वोल्ट में से ये 3.7 कैसे कन्वर्ट हुआ। उसके बाद एसी टू डीसी कन्वर्जन की बात की जा सकती है। यस और नो? एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए एक रेक्टिफायर सर्किट होती है, बहुत ही मस्त होती है रेक्टिफायर सर्किट, जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करके दे देगी। यस और नो? और वो 4 डायोड से ही बनती है। 2 रुपये में आप वो सर्किट बना सकते हो। खैर हमें बनानी नहीं है। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट एसी टू डीसी कन्वर्जन, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ दैट 240 वोल्ट इज कन्वर्टेड इनटू द 3.7 वोल्ट। कैसे हुआ ये? मतलब कोई तो ऐसा डिवाइस होना चाहिए कि जो वोल्टेज को डिग्रेड कर रहा है, या फिर मैं बोलूं स्टेप डाउन कर रहा है। वैसे ही आपने कभी भी हाईवे पे गए हो तो आपने देखा है हाई टेंशन लाइन जाती है, हाई टेंशन लाइन जाती है, देखा है कभी? अच्छा वो छोड़ो, आपके सोसाइटी में जो सप्लाई आता है उसका तार देखा है आपने? कितना मोटा होता है तार। यस और नो? और आपके घर में जो वायरिंग यूज होता है वो कैसा होता है? पतले से दुबले से स्लिम तार यूज होते हैं। यस नो? स्लिम तार, मतलब कि डाइटिंग वाले मस्त स्लिम तार यूज होते हैं। यस और नो? और बाहर सोसाइटी में जो सप्लाई आता है, एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी के बीच में जो था उसका तार देखा है? भद्दा सा, ठीक है, डाइटिंग करना भूल गए हो ऐसा लगता है। और जो हाईवे पे जाते हो वो जो हाई टेंशन लाइन होती है उसका टेंशन वाली, मतलब हाई टेंशन इसीलिए उसको बोला जाता है। जैसे नो, उसकी साइज देखिए क्या आपने, कितना मोटा, मतलब कि 2-3 क्या 20 साल से उसने डाइटिंग नहीं किया है। ये सुनो, क्यों ऐसा होता है? कभी आपने सोचा है कि जब भी सप्लाई को, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से हमारे घर तक लाने के लिए वहां पे हाई टेंशन लाइन यूज की जाती है। मतलब कि हाई टेंशन लाइन इसलिए यूज होती है क्योंकि वहां पे ना पोटेंशियल को रेज करके भेजा जाता है, पोटेंशियल हाई करके भेजा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें वहां पे पोटेंशियल हाई करके भेजना पड़ता है? उसके पीछे का भी रीजन है। हम अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ेंगे, आप याद करवाना मुझे, तब मैं उसका पूरा रीजन समझाऊंगा कि क्यों वहां पे पोटेंशियल को हाई किया जाता है। वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वहां पे हाई टेंशन है, मतलब कि पोटेंशियल को हायर करके भेजा जाता है। अभी वो पोटेंशियल हायर करके भेजा गया, आपके घर तक आया, आपकी सोसाइटी में एंटर किया, तब तक वो हायर पोटेंशियल है। लेकिन वही हाई पोटेंशियल आप सीधा अगर आपके घर में अप्लाई करोगे ना, तो ये सारे जो डिवाइस कंपोनेंट्स वगैरह ना वो बूम हो जाएंगे। यस और नो? वो नहीं काम कर पाएंगे क्योंकि उनका रेटिंग क्या है? मैक्सिमम 240 वोल्ट। उसके ऊपर रेटिंग लिखा होता है, वो तो 240 वोल्ट पे काम करेंगे। यस और नो? तो वहां पे वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वापस उसको क्या करना पड़ता है? डिग्रेड करना पड़ता है। जैसे कि आपके घर में एप्लीकेशन है मोबाइल चार्जिंग की, मोबाइल की बैटरी 3.7 वोल्ट की है और यहां पे प्लग में आएगा 240 वोल्ट। तो पहले तो मुझे उसको ड्रॉप करवाना पड़ेगा और 3.7 पे लेके आना पड़ेगा, उसके बाद उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो सप्लाई जाएगा मोबाइल की बैटरी के अंदर, तब वो बहन जी चार्ज होंगी। यस सुनो, ऐसा होता है। यस, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत जगह पे ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जहां पे पोटेंशियल को हाई करना पड़ता है, पोटेंशियल को लो करना पड़ता है। अगर मैं यहां पे इसकी लैंग्वेज में बोलूं, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में बोलूं, तो स्टेप अप करना पड़ता है, स्टेप डाउन करना पड़ता है, और कई बार 240 वोल्ट जो हमारे घर में आ रहे हैं उसको और स्टेप डाउन भी करना पड़ता है। यस और नो? जैसे कि आपका चार्जर, बिना चार्जर के कभी आपने बैटरी को चार्ज किया? मतलब सीधा वायर ऐसे घुसेड़ दिए और यहां पे भी सीधा बैटरी के कांटेक्ट में ला दिए, बात खत्म, चार्जिंग स्टार्ट। होगा क्या चार्जिंग? ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा। यू रिक्वायर द चार्जर। और चार्जर में ना एक बहुत ही छोटा सा, एक तो रेक्टिफायर सर्किट होती है जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करती है, और दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो आप अपने हिसाब से, अगर आप उसको पोटेंशियल को अपग्रेड करना चाहो, अपग्रेड नहीं बोलेंगे, स्टेप अप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, स्टेप डाउन करना चाहो वो भी कर सकते हो। यस नो? सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है यूजिंग दैट ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ना
किसी एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको पोटेंशियल जो आ रहा है उसको या तो डिग्रेड करने में कोशिश करेगा, आपकी हेल्प करेगा, या फिर उसको अपग्रेड कर मतलब कि स्टेप अप करने में या फिर स्टेप डाउन करने में आपकी हेल्प करेगा। और बच्चों ऐसा ही एक फेमस ट्रांसफॉर्मर है, वो है टॉरॉइडल ट्रांसफॉर्मर। ऐसे छोटे छोटे ऐसे सर्कल वाले ट्रांसफॉर्मर आते हैं, या सुनो, ज्यादातर ना पहले के जमाने में बद्दे से ट्रांसफॉर्मर आते थे, मोटे मोटे ट्रांसफॉर्मर आते थे, ऐसे बड़े बड़े। आपने एडेप्टर सुना है? अगर आपके घर में एडेप्टर कोई पड़ा है तो उसको देखना, उसका वेट भी हैवी होगा। उसमें जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता, बड़े वाले ट्रांसफॉर्मर यूज होते थे, ठीक है। अभी धीरे धीरे उसकी जगह ना ये टॉरॉइडल ट्रांसफॉर्मर ने ले लिया। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो टॉरॉइडल ट्रांसफॉर्मर के आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हमें उसमें, क्योंकि टॉरॉइडल ट्रांसफॉर्मर ये हमारा टॉपिक नहीं है, या सुनो, हमारा टॉपिक है टॉरॉइड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो टॉरॉइड है ना, जो स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ पे यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए, या सुनो। तो जहां पे भी हमें पोटेंशियल को अपग्रेड करने की या फिर डाउनग्रेड करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हमें एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए। एंड डोंट वरी, ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग ना एसी अल्टरनेटिंग करंट में आएगा तो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि ये जो टॉरॉइड हम पढ़ रहे हैं ना, वो टॉरॉइड में से ट्रांसफॉर्मर बना सकते हो आप। टॉरॉइड का एक यूज होता है ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए, और नाम भी है टॉरॉइडल ट्रांसफॉर्मर। साइज में छोटे लेकिन बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही एफिशिएंट, इसीलिए वो बहुत ही फेमस हुए कंपेयर टू ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मर। यस ना, इसलिए क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ। आपको क्या करना है, बस एक कोर मटेरियल लेना है और उसके ऊपर सर्कल का जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, जो सॉलिड में होता है, जिसके ऊपर हम तार को लपेटते थे, बस यहां पे भी आपको ऐसा ही करना, उसके ऊपर तार को लपेटते जाना है। यस ना, बात खत्म। आपने आयरन मैन देखा है क्या? उसमें आर्क रिएक्टर की बात आई थी, छोटा सा आर्क रिएक्टर, उसका एक बहुत बड़ा वर्जन भी वहां पे था, एक सर्कल जैसा था, है कि नहीं? एक बहुत ही बड़ा वर्जन था उसकी फैक्ट्री में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन आयरन मैन 1 या 2 में, आयरन मैन 2 में वो था, 2 में था या 1 में था, चलो छोड़ो जो भी था। लेकिन वहां पे बहुत ही बड़ा रिएक्टर बनाया था, और उसका ही एक छोटा वर्जन, हाँ 1 में ही था, 1 में ही था, उसका ही एक छोटा वर्जन इसने बनाया था, ये भाई साहब ने, टोनी स्टार्क ने। स्पेसिफिकली जब ये सीरीज एंड हो गई और टोनी स्टार्क जी को भी एंड कर दिया ना, हमें बहुत दुख हुआ था यार, क्योंकि ही वॉज द हीरो ऑफ दैट मार्वल सीरीज। मतलब कि छोड़ो, अभी क्या बोल सकते हैं, अभी उसकी तो बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे ही एंड कर दिया, मतलब क्या यार, ऐसे ही एंड। खैर, एंड करने पे सारा श्रेय तो उन्हीं को दिया गया था कि उन्हीं ने ये सारी चीजें, मतलब सारी चीजों को चेंज किया था, लेकिन फिर भी यार ऐसे ही एंड कर दी। खैर छोड़ो। तो उन्होंने जो छोटा सा रिएक्टर बनाया था उसमें भी क्या था, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए उन्होंने एक सर्कल ऐसा एक बनाया था। एक बार देख लो तब समझ में आ जाएगा आपको। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड सर्कल में जनरेट करने के लिए वहां पे भी यही स्ट्रक्चर यूज होता है, टॉरॉइडल स्ट्रक्चर। अरे इतना ही नहीं, जहां जहां पे वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है ना, जैसे कि आपका फैन है, तो फैन में भी क्या होता है, ऐसे ही वाइंडिंग, छोटे छोटे वाइंडिंग लगाए जाते हैं, या सुनो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वाइंडिंग। उससे क्या होता है कि एक कॉइल एनर्जाइज होती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आगे जाता है और वो दूसरी कॉइल को एनर्जाइज करता है, ऐसे ही एनर्जाइज होती रहती है, होती रहती है, और ये रोटर घूमता रहता है। यस सुनो, आप जितना ज्यादा एनर्जाइज करोगे उतना ज्यादा वो घूमेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर है ना, बहुत ही फेमस है। पूरा स्ट्रक्चर नहीं यूज होता है, लेकिन छोटा छोटा उसका हिस्सा यहाँ पे यूज होता है टॉरॉइड का। यस सुनो, तो ये जहां जहां पे एनर्जाइज मोटर है आपकी, जो पानी चढ़ाने की मोटर है, तो वहां पे भी ये स्ट्रक्चर यूज होता है। यही कंसेप्ट यूज होता है जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है, एनर्जाइज करना, ठीक है। एक कॉइल पे सप्लाई दिए, ठीक है, मान लो कि मैंने यहां पे सप्लाई दिया, इतने सेक्शन में सप्लाई दिया, तो बाकी का जो आगे का सेक्शन है ना, ये सेक्शन में सप्लाई देने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ेगी और यहां पे आएगी, और ये दोनों कॉइल को अलग कर देंगे। यहाँ पे ये कंटिन्यूस, यहाँ पे वाइंडिंग है, कंटिन्यूस है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे इसको छोड़ दिया है, आधे वाइंडिंग किए और फिर छोड़ दिया, और बाकी का जो सेक्शन है ना वो अपने आप एनर्जाइज, फिर यहां तक कुछ भी नहीं है, इतना सेक्शन में कोई वाइंडिंग नहीं होगा, वापिस यहाँ पे वाइंडिंग। मैंने गलती की यहाँ पे ना, मुझे उसकी भी इमेज ला देने दीजिए यहाँ पे। अगर मैं नेट से इमेज यहाँ पे अपेंड कर दे तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि वो क्या होता है, कि एक कॉइल को एनर्जाइज किया, ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे वाइंडिंग होता है, यहाँ पे वाइंडिंग किए, फिर इतने सेक्शन में कुछ भी नहीं, फिर वापस यहाँ पे वाइंडिंग होते हैं, इतने सेक्शन में कुछ भी नहीं, फिर वापस यहाँ पे वाइंडिंग होते हैं। अभी होता क्या कि अगर आप एक कॉइल को एनर्जाइज करते हो ना, तो इसमें जो फील्ड जनरेट होता है ना, वही फील्ड ये वाली कॉइल को भी एनर्जाइज करेगा, वही फील्ड रोटेट होकर ये वाली कॉइल को भी एनर्जाइज करेगा। तो ये एनर्जाइज अपने आप होती रहेगी, और यही स्ट्रक्चर यूज होता है ट्रांसफार्मर में भी। बच्चों, ट्रांसफार्मर में भी ऐसा ही होता है।
जो ट्रेडिशनल ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ेंगे ना, वहां पे भी ऐसा होगा कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होगा और बीच में एक कोर मटेरियल होगा और यहां पे एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। अभी होता क्या कि आप ये कॉइल को एनर्जाइज करते हो बाय पासिंग द करंट, ठीक है। ये कॉइल को एनर्जाइज किया ना, तो यहां पे जो फील्ड जनरेट हो ना, वही फील्ड जाके इसको एनर्जाइज करेगा और इसको एनर्जाइज करने से ये वाली लूप में भी करंट इनिशिएट हो जाएगा। तो दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, फिर भी यहां पे हमें करंट मिलेगा। लेकिन यहां पे वाइंडिंग को कंट्रोल करने से हम, अगर ज्यादा वाइंडिंग होंगे, यहां पे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो यहां पे ज्यादा करंट मिलेगा, और ज्यादा कम वहां पे वाइंडिंग होगा तो यहां पे कम करंट मिलेगा। तो उस हिसाब से हम यहां पे आउटपुट में या तो पोटेंशियल हाई मिल सकता है या तो कम मिल सकता है, वो अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। यस और नो? तो यही कंसेप्ट वहां पे भी यूज होता है। यस और नो? खैर, उसकी बात अभी नहीं करेंगे। चलो, तो हम आते हैं टोरॉइड के ऊपर। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर आपको बच्चों दिखता है ना, तो उसको बोला जाता है टोरॉइड। और ये एक है बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर। आइडियली अगर मैं बोलूं तो ये मैक्सिमम कहां पे यूज होता है? टोरॉइडल ट्रांसफार्मर में सबसे बड़ा यूज उसका यही है। बाकी इसके छोटे छोटे, इसका ये जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट आपको बहुत जगह दिख जाएगा। आपके फैन में भी दिख जाएगा, आपके घर में जो पानी चढ़ाने की मोटर है तो वहां पे भी इसका कंसेप्ट दिख जाएगा। यस और नो? कंसेप्ट वहां पे यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा परफेक्ट ये स्ट्रक्चर कहां पे यूज होगा? तो वहां पे टोरॉइडल ट्रांसफार्मर बनाने में। छोटा सा होता है और बहुत ही एफिशिएंट होता है, और उसका काम यही होता है कि मैक्सिमम बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करे। ठीक है, तो अभी देखना यही है कि ये टोरॉइड स्ट्रक्चर तो समझ ले कि भाई एक सोलेनोइड को आप ऐसे रोटेट करके ऐसे घुमा दो तो ये क्या हो जाएगा? एक टोरॉइड। या फिर ऐसा सोचो कि एक आपके पास कोर मटेरियल, जैसा कि यहाँ पे फिगर में बताया है कि आपके पास एक कोर मटेरियल है सर्कल वाला 3D में, और उसके ऊपर आप क्या करो? तार को लपेटते जाओ सर्कल में, लपेटते जाओ। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर जनरेट होगा उसको बोला जाता है टोरॉइड। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? टोरॉइड क्या है, क्या एप्लीकेशन है वगैरह सारी। ठीक है, तो ये टोरॉइड होता है। अभी समझना यही है कि इसका भी रोल क्या है। जैसे सोलेनोइड का हमने क्या रोल निकाला, सोलेनोइड क्यों कंस्ट्रक्ट किया जाता है? क्योंकि हमें उसके बीच में मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी मिले। कौन सी वाली? मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे टोरॉइड का भी सेम रूल है। टोरॉइड का भी रूल यही है कि भाई बीच में जो कोर मटेरियल है ना, जैसा कि यहाँ पे आपको, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन ये वाला जो मटेरियल है, वो जो रॉन्ग नहीं, लेकिन आपको शायद दिख रहा है जहां पे टार ये वाइंडिंग किए गए ना, जिसके ऊपर वाइंडिंग किए गए ना, वो मटेरियल, इसको बोला जाता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है ना बच्चों, ये मटेरियल के अंदर मैक्सिमम फील्ड मिले, मतलब कि जहां पे ये रोटेटेड हुआ है उसके अंदर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए। यस और नो? तभी तो आप इसका यूज कर पाते हो। मतलब मैक्सिमम फील्ड है तो कहीं से भी आप यहां से एक्स्ट्रा कनेक्शन लेते हो तो यहां पे इतनी कॉइल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, तो यहां पे मैक्सिमम फील्ड है तो यहां पे भी आप कुछ करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। और यही कंसेप्ट होता है वहां पे ट्रांसफार्मर का। खैर, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको चर्चा में नहीं लेंगे। लेकिन यहां पे हमारा मेन इंटेंशन यही होता है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का फायदा यही है कि हमें बीच में कॉन्सेंट्रेट है, ये जो कोर मटेरियल जिसके ऊपर लपेटा गया है ना, वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एक मीडियम का काम करेगा फील्ड को पास ऑन करने के लिए। ठीक है, फील्ड तो एक इंटेंसिटी होती है ना, वो तो पास हो सकती है, करंट पास नहीं करेगा लेकिन फील्ड तो पास कर सकता है ना। यस और नो? तो फील्ड हमें बीच में जो है, फील्ड बीच का जो मीडियम है वहां पे मैक्सिमम फील्ड मिले, यही हमारा इंटेंशन होता है यहाँ पे। यस और नो? और उसी के लिए ये सारा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो करना कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे दो तार दिख रहे हैं, यहां से करंट को एंटर करवाओ। ठीक है, एंटर करो तो यहां से करंट बाहर आ जाएगा। अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो, ये वाली जो टर्म है, यहां पे करंट एंटर करवाए और यहां से बाहर आ जाएगा। यस सर, दिख रहा है आपको? अभी हमारा इंटेंशन यही है कि यहां पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहां पे जब हमने देखा तो सोलेनोइड की तरह ना, सोलेनोइड तो दो ही पार्ट देता था, मतलब कि सोलेनोइड से हमें दो ही, पूरा जो भी हमारा रीजन था वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक उसके बीच का रीजन जिसको हम चैम्बर बोलते थे, और एक बाहर का रीजन। बाहर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ना के बराबर मिलता, मतलब कि हम उसको जीरो ही मान लेते थे, और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड हमें बीच में मिलता था। यहां पे हमें देखा ना, जब भी हमने ऐसे सर्कल को ऐसे बनाया ना, ऐसे टोरॉइड को बनाया, तो हमने ये पाया कि यहां पे तो टोटल तीन पार्ट मिल रहे हैं। देखो, एक ये अंदर वाला सेक्शन, इतना, ये देखो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, एक अंदर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, एक बाहर वाला पोर्शन, मतलब कि क्यू पॉइंट जहां पे लोकेटेड है वो, और एक इन दोनों के बीच वाला, मतलब कि टॉरॉइड का जो मेन जो पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन वो। ठीक है, तो यहां पे
देखने जाओगे तो आपको ना ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड होता नजर आएगा। एक ये बीच वाला सेक्शन जहां पे हमने पॉइंट पी दिखाया है, एक बाहर वाला टोरॉइड के बाहर वाला सेक्शन, मान लो एक ट्यूब है तो ट्यूब के अंदर का सेक्शन, मतलब कि ट्यूब ट्यूब के अंदर जो भी बीच वाला सेक्शन है वो, एक ट्यूब के अंदर वाला सेक्शन और एक ट्यूब के बाहर वाला सेक्शन। तो टोटल 3 पार्ट होंगे। तो यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड 3 जगह पे निकाल सकते हैं, यस और नो। हमें यह पता है कि मैक्सिमम कहां पे मिलना चाहिए, अंदर वाले सेक्शन में, यहां पे मैक्सिमम फील्ड होना चाहिए, यस और नो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि यहां पे भी फील्ड ना मिले, यहां पे भी फील्ड ना मिले। वो कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या आएगा फील्ड। तो यहां पे हमें 3 जगह पे फील्ड निकालना है, एक पॉइंट पी के ऊपर, एक पॉइंट क्यू के ऊपर, और मान लो कि एक अंदर वाला पॉइंट जो भी हमने यहां पे अज्यूम किया है वो पॉइंट एस है। क्या है, ये पॉइंट एस है, ठीक है, एक पॉइंट एस के ऊपर। तो एक यहां पे निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पे इतनी जगह पे हमें फील्ड निकालना, एक पॉइंट एस के ऊपर, एक पॉइंट पी के ऊपर एंड एक पॉइंट क्यू के ऊपर, ठीक है। चलो तो फील्ड निकालते हैं। फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ का ही यूज करेंगे, और कोई हमारे पास चारा ही नहीं। लेकिन उससे पहले एक डायरेक्शन को यहां पे अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों, डायरेक्शन को समझ लेते हैं, ध्यान से देखना, डायरेक्शन समझ लेते हैं हम लोग। वही मैं सोचू कि यहाँ पे क्यों वो ड्रॉ नहीं हुआ था। अब सही है। चलो चलो तो डायरेक्शन को समझ लेते हैं बच्चों। जब भी मैं करंट यहां पे एंटर करवाता हूं, ध्यान से देखो, यहां पे देखते जाओ, मैंने करंट को यहां से एंटर करवाया, आई करंट, ठीक है। करंट यहां से तार के अंदर एंटर हुआ, फिर वो क्या होगा, घूमेगा, और घूम के यहां से अंदर जाएगा और फिर यहां से बाहर आएगा, फिर यहां से अंदर जाएगा, फिर यहां से बाहर आएगा, फिर अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा। दिख रहे हैं आपके डायरेक्शन। तो अगर आप ये अंदर वाले जितने पॉइंट्स है ना वहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे सारे करंट ना, ये वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसके बाजू वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे बाजू वाले पॉइंट, तो सारे पॉइंट में ना करंट अंदर जाता दिखेगा। अंदर जाता दिखेगा मतलब कि मैं वहां पे क्रॉस दिखा सकता हूं। तो यहाँ पे अंदर वाले सेक्शन में जितने भी पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो, सारे पॉइंट पे आपको क्या दिखेगा, करंट अंदर जाता, ट्यूब के अंदर जाता दिखेगा। तो मैं यहाँ पे सारे जगह पे क्रॉस बना सकता हूँ। करंट की डायरेक्शन इनसाइड है तो क्रॉस से ही शो करेंगे ना उसको, ठीक है। तो ये सारे क्रॉस बनेंगे। सिमिलरली आप यहां के पॉइंट को ऑब्जर्व करें, क्योंकि करंट यहां से देखो अंदर गया, अंदर जाने के बाद यहां से वापस बाहर आएगा, फिर वापस अंदर जाएगा, फिर यहां से बाहर आएगा, वापस अंदर जाएगा, यस और नो। तो यहां से ये बाहर वाले जो पॉइंट है ना वहां पे आपको करंट बाहर आता नजर आएगा। तो इन सबको हम डॉट से शो करेंगे, इन सबको हम डॉट से शो करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट जो भी है वहां पे करंट बाहर आता नजर आएगा। तो ये सारे जो भी पॉइंट है वहां पे हमें करंट डॉट डॉट से मतलब बाहर आता नजर आएगा। यहां से बाहर आया फिर अंदर गया, यहां से बाहर आया फिर अंदर गया। तो इसीलिए ये सारे जो पॉइंट है ना वहां पे हमने करंट को डॉट से शो किया, डायरेक्शन बाहर आने वाली है ना इसलिए, ठीक है। तो जब भी हम इसको क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ये वाले जो पॉइंट है वो सारे डॉट, ये जो बाहर वाले पॉइंट है, ठीक है, ये वाले जो जितने पॉइंट है वो सारे बाहर वाले पॉइंट है। तो वो हमें क्या दिखेंगे, वहां पे करंट की डायरेक्शन डॉट दिखेगी, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे डॉट दिखाया है। और जो अंदर वाले पॉइंट है, अंदर वाले जो पॉइंट है ये वहां से करंट अंदर जाता दिखेगा, इसलिए हमने यहाँ पे सारे पॉइंट को क्रॉस दिखाया, ठीक है, क्रॉस दिखाया है। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर क्रॉस है और यहाँ पे बाहर डॉट है, यस और नो। ये डायरेक्शन हमने निकाली। अभी हमें 3 जगह पे फील्ड निकालना है, एक पॉइंट पी के ऊपर, एक पॉइंट क्यू के ऊपर और एक पॉइंट एस के ऊपर। एस कहां पे है, ये अंदर वाले रीजन में, ये जो रीजन है ना पूरा टॉरॉइड के अंदर वाला सेक्शन वहां कहीं पे है, यस और नो। तो ध्यान से देखते जाएगा, मैं पहले पॉइंट पी के ऊपर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है। पॉइंट पी के ऊपर जो अंदर है यहां पे है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, एट पॉइंट पी पहले तो निकालते हैं, एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो जब भी हमने एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का सोचा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक एम्पियरन लूप। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक R1 रेडियस का, इसको ना थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखो यहाँ पे।
तो एट पॉइंट पी को कवर करने वाला मैंने क्या किया, एक एम्पियर लूप अज्यूम करा। ये दिखाई दे रहा है आपको, R1 रेडियस का एक छोटा सा लूप दिखाई दिया आपको, ये छोटी सी R1 रेडियस की लूप, ठीक है। ये लूप मैंने अज्यूम कर ली पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए, एम्पियर लूप, ठीक है। तो जब भी मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी, देखो उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, यहाँ पे एम्पियर लूप के अलावा हमारे पास रास्ता ही नहीं है, एम्पियर सर्किट लॉ का ही यूज करेंगे। तो जब भी मैंने ये पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहा तो मैंने सीधा लॉ लगाया, एम्पियर सर्किट लॉ। क्या निकला वो, बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डीएल वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई इन, ठीक है, म्यू जीरो आई इन। तो ये हमारी क्या हो गई, पॉइंट पी के लिए एम्पियर लूप। मैंने बोला था ना कि जब भी एम्पियर लॉ लगाते हो और ऐसा सर्कल जैसा स्ट्रक्चर है तो आपको क्या करना है, पॉइंट पी जहां पे सेंटर से उतनी रेडियस लेके एक सर्कल बना दो, उसी को क्या मान लो, लूप अज्यूम कर लो, ठीक है, एम्पियर लूप अज्यूम कर लो। तो जब भी मैंने वो लूप के अंदर झांका ना, देखो इसको साइड में रखो, पहले ये समझो कि जब भी मैंने ये वाली लूप के अंदर झांका ना, तब मैंने जब भी पाया कि यहाँ पे करंट जब भी मैंने मेजर किया तो इनसाइड दैट लूप करंट कितना है, भैया करंट तो यहां पे है ही नहीं ना। करंट कहां पे, यहां पे है। करंट कहां पे है, यहां पे है, यस और नो। लेकिन ये छोटे वाले सर्कल को देखो, क्या यहां पे कोई करंट है क्या, नहीं है, करंट यहां पे नहीं है। अरे भैया ये पॉइंट पी जहां पे है वहां पे क्या कोई करंट है क्या, नहीं है, करंट यहां पे है ही नहीं, इतने रीजन में कौन सा करंट है, कोई भी नहीं है। तो जब भी मैंने इसको छोटी लूप से अज्यूम किया, एम्पियर लूप बनाई और इसके अंदर झांका, तो यहां पे तो कोई करंट बाउंडेड है ही नहीं। तो इनसाइड दैट लूप करंट कितना है, ये जीरो है। और ये जीरो है तो बट ऑब्वियस सी बात है, राइट हैंड साइड पूरी जीरो हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। मतलब कि टॉरॉइड के केस में इनसाइड दिस रीजन, ये जो पूरा रीजन है वहां पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, यस और नो, वो जीरो है, यस और नो, क्योंकि आई इन जीरो हो गया, आई इन जीरो हुआ इसलिए जीरो हुआ, यस और नो, ठीक है। सेकंड फील्ड निकालते हैं अभी पॉइंट क्यू के ऊपर। एट पॉइंट क्यू क्या होगा, एट पॉइंट क्यू सोचो और मुझे बताओ। एट पॉइंट क्यू मुझे फील्ड निकालना है तो मतलब कि वही एम्पियर जी ने बताया था कि सेंटर से क्या करो, इतनी रेडियस ले लो और फिर एक एम्पियर लूप अज्यूम कर लो, ठीक है। ये अच्छे से सर्कल होगी, हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया है, डोंट वरी अबाउट, मैंने ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ किया लेकिन उतना फ्रीली ड्रॉ नहीं कर पाया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेंटर से पॉइंट क्यू है उसको कवर करने वाली एक लूप अज्यूम कर ली, ये वाली लूप दिखाई दे रही है, ये वाली लूप हमने एम्पियर लूप की तरफ पे की जगह पे यूज कर ली, ठीक है। कितनी रेडियस ली हमने, यहाँ पे R3 रेडियस ली, कितनी, R3 रेडियस ले ली, ठीक है। तो R3 रेडियस की हमने लूप अज्यूम कर ली। वही वापस चीज, तो ये हो गई हमारी एम्पियर लूप। और उसके लिए हमें कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन अज्यूम करना होगा, क्योंकि एम्पियर लूप अज्यूम के तो लूप की भी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो हमने मान लो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने अज्यूम कर ली। तो वहीं पे वापस वही लो लगाएंगे, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डीएल वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई इन, यस और नो। अभी यहां पे आपको एक समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, ध्यान से समझना। यहां पे भी जब भी मैंने पहले आई इन मेजर किया तो मुझे क्या दिखा, मतलब कि ये जो वाली मेरी लूप है ना, ये लूप है, इसके अंदर झांको, ये पूरी जो लूप है हमारी जो लूप है इसके अंदर झांको और मुझे बताओ कि कितना करंट आपको दिखेगा, कितना करंट दिखेगा। सर करंट तो बाउंडेड है, आप यहां पे पॉइंट क्यू को जिस लूप में अज्यूम किया है उसके अंदर झांकोगे तो आपको करंट तो दिखेगा, करंट तो फ्लो कर रहा है। कितना करंट होगा, क्या आपको आई इन की वैल्यू कुछ मिलेगी, भैया यहां पे भी जीरो होगी, आई इन जीरो होगा। सर कैसे जीरो हुआ, अरे सोचो, सोचो जरा सोचो, जितना करंट आप यहां पे देखो, जितना करंट यहां से आपने ये अंदर दाखिल करवाया, क्या उतना ही करंट ये वाले पॉइंट से बाहर भी तो आएगा, यस और नो। सोचो ना जरा, जितना करंट अंदर गया उतना ही करंट बाहर आया, फिर वापस अंदर गया उतना ही करंट सामने से बाहर आया, फिर वापस अंदर गया उतना ही करंट बाहर आया, यस और नो। तो आता ही रहता है, जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही यहां से वापस बाहर भी आ रहा है। तो अगर, क्योंकि हमें पता है कि एंटर करने वाला करंट की डायरेक्शन अलग है और बाहर आने वाले करंट की डायरेक्शन, एंटर करा उसको हमने क्रॉस से डिनोट किया है और बाहर आया उसको डॉट से डिनोट किया है। तो जब भी आप लूप को देखोगे ना, तो लूप को देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो भी एंटर कर रहा है उसके हिसाब से डायरेक्शन जो भी होगी और जो बाहर आ रहा है उसके हिसाब से जो डायरेक्शन होगी वो दोनों तो अपोजिट हो जाएगी ना, वो दोनों तो अपोजिट हो जाएगी, यस और नो। अरे जरा सोचो ना, जरा सोचो, यहां से जो आ रहा है
हमने ये डायरेक्शन को अज्यूम किया है, ठीक है। यहां से मान लो कि मेरी और कोई करंट आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो उसकी वजह से फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये डायरेक्शन। और जो एंटर कर रहा है, ठीक है, वो एंटर कर रहा है, उसकी डायरेक्शन से सोचो। हमने क्या निकाला था, हमने बोला था कि अगर कोई ऐसा करंट है कि जो आपको सेम डायरेक्शन, लूप की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, अगर वही डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है तो उसको पॉजिटिव मानो, और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो नेगेटिव मानो, ठीक है। तो यहां पे एक क्रॉस वाला भी है और एक डॉट वाला भी। अगर क्रॉस वाला करंट आपको वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है तो डॉट वाला करंट आपको अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। तो इसका मतलब यह कि दोनों तो कैंसिल हो गए, यस और नो। अगर ये समझ में नहीं आता तो ये समझो कि अगर यहां से ये करंट एंटर किया तो वही करंट बाहर आया, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। वापस ये एंटर हुआ और यही करंट बाहर आया तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहां पे समझो, यहां पे समझो। मान लो कि मैं यहां से करंट को एंटर करवाता हूं, तो जो करंट एंटर किया, यहां से जो एंटर किया, ठीक है, मान लो आई एंटर किया, एंटर किया तो मैं यहां पे क्रॉस दिखाऊंगा, वही करंट घूम के वापस यहां से बाहर आएगा, ठीक है, और वापस एंटर किया तो जब भी बाहर आया तब भी कितना करंट था, आई। ये इसकी डायरेक्शन अलग, इसकी डायरेक्शन, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, कैंसिल किया। यहां पे क्रॉस है, यहां पे डॉट है, ये पॉइंट के ऊपर देखो तो एक अंदर जा रहा है और एक पॉइंट से बाहर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, यस और नो। इसीलिए यहां पे जितना करंट एंटर कर रहा है ना बच्चों, उतना करंट बाहर भी आ रहा है, इसलिए वापस यहां पे देखोगे तो यहां पे आई इन क्या होगा, जितना एंटर उतना बाहर, मतलब कि जीरो। तो एट पॉइंट क्यू भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही आएगा। तो एट पॉइंट क्यू भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। क्यों जीरो आया, क्योंकि यहां पे वापस आई इन क्या मिला आपको, जीरो मिला, ठीक है। ये पॉइंट के ऊपर देखो ना, ये पॉइंट के ऊपर देखो, यहां पे अंदर जा रहा है, यहां पे इनसाइड है, तो एग्जैक्ट इसके पैरेलल में देखो तो यहां से बाहर आ रहा है, ये इनसाइड है, ये बाहर, एक जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है, या सुनो, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बात खत्म। दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जब भी नेट निकालोगे तो आपको दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट मिली ना, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट मिली तो दोनों, एक फील्ड कोई एक डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा तो दूसरा उसके अपोज में, बात खत्म। यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो। इसीलिए यहाँ पे आई इन क्या होगा, जीरो। ये वाले केस में भी आई इन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन क्यों जीरो वो समझ में आया। एक पॉइंट पे देखोगे तो अंदर जाता नजर आए, और उसी के पैरेलल में यहां पे देखे तो आपको करंट अंदर जाता नजर आए, और उसी के पैरेलल में यहां पे देखोगे तो करंट बाहर आता नजर आए, उतना ही करंट बाहर आता नजर आए, ठीक है। तो आपको दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल। तो इन दोनों का एडिशन क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन के हिसाब से इन दोनों का एडिशन कितना, जीरो, इन दोनों का कितना, जीरो, इन दोनों का कितना, जीरो। तो ऐसे मिलाते जाओ, सभी का जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो एंटर करेगा वही घूम के बाहर आएगा, समझ रहे हो। इसीलिए यहां पे आई इन अगेन क्या हुआ, जीरो हुआ। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो दो पॉइंट ऐसे मिले, एक तो ये वाले सेक्शन में यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, और दूसरा बाहर टॉरॉइड के बाहर जो सेक्शन होता है ये वाला, वहां पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो सारा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मिलेगा हमें, दोनों के बीच के रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड मिलेगा, यस और नो। तो अभी बात करेंगे हम किसकी, अभी बात करेंगे यस इनसाइड द पॉइंट, मतलब कि एट पॉइंट एस। यहां पे देखो ये वाले पॉइंट के ऊपर एट पॉइंट एस जो इन दोनों के बीच में है, एट पॉइंट एस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आइए देखते हैं। एट पॉइंट एस मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, वापस वही सारी स्टोरी। मान लो कि हमने यहां पे ना R2 रेडियस मान ली, कितनी, R2 रेडियस, ठीक है। पॉइंट एस को कवर करने के लिए हमने क्या किया, एक R2 रेडियस की एक एम्पियरन लूप बना दी, जिसकी रेडियस कितनी है, R2 है, ठीक है। एक R2 लूप रेडियस की लूप बना दी, हमने अज्यूम कर ली, ठीक है। और फिर हमने उसकी डायरेक्शन भी पता कर ली। मान लो कि उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लूप की डायरेक्शन भी हमने अज्यूम कर ली है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो लूप घूम रही है। चलो, तो अभी यहां पे लो लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लो, क्लोज लूप इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डीएल वेक्टर, ठीक है। वो कितना होना चाहिए, म्यू जीरो आई इन के बराबर होना चाहिए, यस और नो। चलो यहां पे इसको थोड़ा ओपन करते हैं, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा, यहां पे मैक्सिमम आया, तो बी इंटू डीएल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इंटू कॉस थीटा। और थीटा कितना है, देखो थीटा कितना है। अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं, बच्चों ध्यान से देखो, डायरेक्शन क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकालोगे तो यहां पे डायरेक्शन
ये निकलेगी, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, यही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। देखो ना, जहां पे एंटर कर रहा है, ठीक है, जहां पे उसको उसकी डायरेक्शन में उंगलियों को फोल्ड करो, जहां पे एंटर कर रहा है ना, अंदर की डायरेक्शन में उंगलियों को फोल्ड करो, ठीक है, तो उंगलियां ये डायरेक्शन में फोल्ड होगी, ये डायरेक्शन में फोल्ड होगी, तो आपका थंब जो भी होगा ना वो ये डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। यस और नो? तो थंब ये डायरेक्शन को पॉइंट आउट किया, मतलब कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और डीएल वेक्टर भी क्लॉकवाइज, दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो, एंगल जीरो आया। म्यू जीरो आई इन का वैल्यू क्या होगा, ये हमें लिखना पड़ेगा, आई इन कितना होगा। तो अभी आते हैं नंबर ऑफ टर्न के पास, नंबर ऑफ टर्न के पास, ठीक है बच्चों। मान लो कि ये जितना मैंने लपेटा है ना, ये करंट को यहां पे लपेटे है, एक टर्न हुआ, फिर ये दूसरा टर्न, फिर तीसरा टर्न, फिर चौथा टर्न, ऐसे 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 आप गिनते जाओ, तो पूरी ये जो लेंथ है ना, ये जो पूरी टोटल लेंथ है ना, ये पूरी टोटल लेंथ कितनी लेंथ, ये इतनी लेंथ, अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो ये क्या होगा, सर्कमफियरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये पूरी जो सर्कल की जो लेंथ है ना 2 पाई आर के बराबर, उतनी लेंथ में मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने मैंने निकाले, एन, कैपिटल एन निकाले। ये सुनो, कैपिटल एन टर्न्स निकाले। ये पहला टर्न, ठीक है, फिर ये दूसरा टर्न, फिर ये तीसरा टर्न, फिर ये चौथा टर्न, ऐसे ऐसे गिनते जाओ, 5 6 7 8 ऐसे गिनते जाओ, तो आपको टोटल कितने मिले, एन मिले। यहां तक, यहां से लेके यहां तक कितने टर्न दिखे आपको, कैपिटल एन के बराबर, ठीक है। कितनी लेंथ में, 2 पाई आर लेंथ। ये सर्कल कितनी लेंथ का बनेगा भाई, 2 पाई आर के बराबर। यस और नो? तो मुझे ये टोटल इतनी लेंथ में कितने टर्न्स मिले, कैपिटल एन। ध्यान से सुनना, अगर एक टर्न में, अगर ये पहला टर्न जो भी है, पहला टर्न जो भी है, ये पहला टर्न जो भी है, उसमें अगर आई करंट है, तो टोटल एन टर्न में कितना करंट होगा, एन टाइम्स आई। तो मैं यहां पे आई इन कितना लिखूंगा, एन टाइम्स आई लिखूंगा, है कि नहीं। अब ये एन का वैल्यू क्या होगा, लिखते हैं, एन का वैल्यू भी लिखते हैं, कैपिटल एन का वैल्यू भी लिखते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पे एक और पॉइंट लिखते हैं, स्मॉल एन। बच्चों स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यस और नो? पर यूनिट लेंथ। और वो हमने निकाला था क्या, कैपिटल एन अपॉन, सोलेनोइड में फॉर्मूला देखा था, कैपिटल एन अपॉन टोटल लेंथ। जितनी लेंथ में, जितनी लेंथ आपको दी गई है, जितनी लेंथ, ये क्या दिखाता है, टोटल एल लेंथ में, ये टोटल एल लेंथ में कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, वो दिखाता है। यस और नो? तो बच्चों यहां पे सोच के बताओ कि यहां पे ये जो एल है उसको मैं क्या लिखूं, क्योंकि हमारे केस में ये टोटल नंबर ऑफ एन टर्न्स कितनी लेंथ में है, तो ये पूरे सर्कल की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ में है। और वो सर्कल कौन सा बना हमारे लिए, R2 रेडियस वाला, ये वाला सर्कल बना ना, ये वाला सर्कल बना, ठीक है। एम्पियर लूप जो भी हमने बनाई उतना सर्कल, और उतना सर्कल कितना बनेगा, 2 पाई R2 के बराबर, है कि नहीं। तो इतनी लेंथ में इतने टर्न्स है, तो ये स्मॉल एन का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, स्मॉल एन का वैल्यू मिलेगा कैपिटल एन अपॉन 2 पाई R2। यस और नो? तो क्या मैं यहां से यही कैपिटल एन का वैल्यू बना सकता हूं, कैपिटल एन इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं, 2 पाई R2 टाइम्स स्मॉल एन लिखूं, है कि नहीं। तो यहां पे बच्चों cos 0 तो 1 हो गया, ये हो गया क्लोज लूप इंटीग्रल बी इंटू डीएल, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो, कैपिटल एन का वैल्यू हमने क्या लिखा यहां पे, 2 पाई R2 टाइम्स एन इंटू कैपिटल आई, ठीक है। तो इतना वैल्यू हमारे पास आया। अभी देखो सारी जगह पे, क्योंकि हमने यहाँ पे माना है कि जो भी करंट जा रहा है ना वो यूनिफॉर्म है, स्टेडी करंट है, तो स्टेडी करंट होने के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है हमें, चाहे यहां पे फाइंड आउट करो, यहाँ पे कहीं पे भी फाइंड आउट करो, वो हमें यूनिफॉर्म मिल रहा है, मतलब कि कांस्टेंट मिल रहा है। तो हमने ये मान लिया कि वो कांस्टेंट फील्ड है, तो कांस्टेंट फील्ड तो इंटीग्रेशन से बाहर हो सकता है ना, तो हमने इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। तो ये होगा dl इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इनटू 2 पाई R2 टाइम्स n टाइम्स i। यस और नो? अभी देखो ये इंटीग्रल, क्लोज लूप इंटीग्रल dl क्या हो सकता है, क्लोज लूप इंटीग्रल dl क्या हो सकता है, मतलब कि इट इज द लेंथ ऑफ दिस एम्पियरन लूप। कौन सी एम्पियरन लूप, R2 रेडियस, क्योंकि अभी तो पॉइंट S के ऊपर फाइंड आउट कर, तो उसके लिए एम्पियरन लूप कौन सी है, ये वाली है ना, R2 रेडियस वाली लूप। यस और नो? तो उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, 2 पाई R2 होगी, है कि नहीं। तो ये हो गए 2 पाई R2, दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो इनटू 2 पाई R2 टाइम्स n टाइम्स i। तो बच्चों देखो 2 पाई R2 के साथ छम्मा छम्मा हो गया, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड वापस कितना मिला यहां पे, म्यू जीरो एन आई। यस और नो? सर वापिस क्यों बोले, अरे भैया वापिस इसलिए बोले क्योंकि यही फील्ड हमने सोलेनोइड में भी तो निकाला था,
और सोलेनॉइड में भी उतना ही फील्ड मिला था। मतलब कि हमें यह समझ में आता है कि जब सोलेनॉइड जो एक सीधा स्ट्रक्चर होता है, भले वो हेलिकल लूप है, सीधा स्ट्रक्चर है, उसको ऐसे मोड़ दिया जाए तो उससे मैग्नेटिक फील्ड, बीच वाला जो रीजन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो उतनी ही मिलेगी, म्यू जीरो एन आई के बराबर, मतलब इम्पॉसिबल मैक्सिमम मिलेगा। यहां पे फील्ड जीरो, बाहर वाले रीजन में भी फील्ड जीरो, सारा फील्ड कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इन दोनों के बीच के चैम्बर को। मतलब कि अभी ये सोलेनोइड है, मान लो ये सोलेनोइड है, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे मोड़ दूं ना तो उसमें फील्ड गायब नहीं हो जाएगा, फील्ड वहीं का वहीं रहेगा, बीच का रीजन है ना वहीं पे मैक्सिमम रहेगा, वैल्यू भी उतनी रहेगी, बस फील्ड का नेचर जो भी ना वो अभी लूप वाला, पहले क्या था स्ट्रेट लाइन वाला फील्ड, मतलब इसकी जो स्ट्रेट लाइन क्या बोले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड लाइन से वो स्ट्रेट थी, ठीक है, अभी क्या हो जाएगी सर्कल में हो जाएगी, बस इतना फर्क आएगा, यस और नो, मतलब कि फील्ड मैक्सिमम ही मिलेगा। तो यहां से नया स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, दैट इज द टोरॉइड। तो टोरॉइड के सेंटर में, टोरॉइड का जो बीच का रीजन है, ठीक है, वो बीच के रीजन में मैक्सिमम फील्ड कितना मिलता है, म्यू जीरो एन आई के बराबर, जो सोलेनोइड में भी उतना ही मिलता था, यहां पे भी उतना ही मिलेगा, यस और नो, यहां पे भी उतना ही मिलेगा। क्लियर है पॉइंट। हमने यहां पे ये भी निकाला कि अंदर वाले में, क्योंकि एक ट्यूब रखी है तो ट्यूब 3 सेक्शन में डिवाइड होती है, एक ये अंदर वाला सेक्शन, एक बीच वाला सेक्शन और एक बाहर वाला सेक्शन। तो हमने ये पाया कि बाहर वाले सेक्शन में भी फील्ड जीरो, बीच वाले सेक्शन में भी, सॉरी अंदर वाले सेक्शन में जहां पे पॉइंट पी है वो वाले सेक्शन में भी फील्ड जीरो है, सारा फील्ड कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच वाले सेक्शन में, ठीक है, ट्यूब के अंदर बोल सकते हो आप। अब ये टोरॉइड के अंदर, यहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसके ऊपर लपेटा है वो मटेरियल के अंदर मैक्सिमम फील्ड होगा, मैक्सिमम फील्ड होगा, यस और नो। और क्यों जीरो हुआ वो सारी चीजें भी हमने देखा, एट पॉइंट पी क्यों जीरो हुआ, क्योंकि आइन यहां पे हमने जब लूप अज्यूम की तो अंदर जाकर तो कोई करंट बाउंडेड है था ही नहीं, तो यहाँ पे तो जीरो दिखा। पॉइंट क्यू के ऊपर क्यों आई इन जीरो मिला, इसके पीछे का रीजन है कि क्योंकि हमने जब 2 पॉइंट को अज्यूम किया ना तो यहां पे करंट अंदर जाता दिखा, ये सुना, जैसे आपको यहाँ पे मिरर इमेज दिखेगी तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा मुझे, सॉरी मिरर इमेज दिख रही है, हाँ, तो ये अंदर जाता दिखा और ये वाले पॉइंट से वही करंट ना बाहर आता दिखेगा, मतलब कि बाहर आता, जो करंट अंदर गया उतने ही मैग्नेट का करंट यहाँ पे बाहर आता दिखा, तो इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल, दोनों की अपोजिट है, तो नेट करंट कितना होगा, अगर एक को पॉजिटिव मानते हैं तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा ना, और जब भी आप लूप के अंदर जाओगे तो दोनों करंट दिखेंगे ना आपको, जब भी, क्योंकि लूप इन दोनों को कवर करिए, देखो ना बाहर वाली लूप जो भी है जो पॉइंट क्यू को कवर करे, लूप नंबर 3 उसको देखो ध्यान से, तो वो पूरी लूप जो भी है वो दोनों को कवर कर रही है, दोनों को कवर, एक अंदर जा रहा है तो एक बाहर आ रहा है, जितना अंदर गया उतना बाहर है, तो एक पॉजिटिव माने तो दूसरा तो नेगेटिव मानना पड़ेगा ना, तो नेट कितना, इन दोनों का नेट जीरो, ऐसा दूसरा करंट, ऐसा तीसरा करंट, जितने भी करंट है, ठीक है, इन दोनों का नेट जीरो, इन दोनों का नेट जीरो, इन दोनों का नेट जीरो, ऐसे ऐसे जितने भी पैर बनाओगे सारी पैर आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, इन दोनों का जीरो, इन दोनों का जीरो, इन दोनों का जीरो, तो जितनी जितनी ऐसी पैर बनती जाएगी वो सारे जीरो, तो यहां पे भी आई इन क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा, आई इन जीरो दिखेगा, इसीलिए एट पॉइंट क्यू भी क्या मिलेगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलेगा, लेकिन पॉइंट एस के ऊपर मैक्सिमम कितना, म्यू जीरो एन आई। क्लियर है। तो बच्चों ये था टोरॉइड, थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, इतना नहीं खींचना होता है लेकिन फिर भी देख लिया, चलो तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं, बाय बाय।